इंटरमीडिएट कौन कौन से थे, बस मुझे आप इतना बता दीजिए, मुझको इतना बता दे कोई, बताइए जरा, मुझको इतना बता दे कोई, आइए जरा। इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन, ये तीन इंटरमीडिएट होते हैं आपके, ये तीन इंटरमीडिएट होते हैं आपके। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर लगते हैं, सबसे पहले आपको सोचना है बैक बॉन्डिंग, फिर सोचना है एरोमेटिसिटी, फिर सोचना है रेजोनेंस यानी कि मेसोमेरिक, आर लिखो या एम लिखो, फिर सोचना है हाइपर, और फिर सोचना है इंडक्टिव। आपके सामने सवाल आया, आप कैसे कंपेयर कराओगे, आपको फैक्टर पता होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, हाइपर और इंडक्टिव, इस सीक्वेंस में सोचना है। सर बैक बॉन्डिंग कैसे पता चलेगी, आइए एक एक करके देख लेते हैं। बैक बॉन्डिंग पता चलेगी, कार्बोकेटाइन के पास में ऐसा एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, कार्बोकेटाइन के पास में ऐसा एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि यहां वैकेंट ऑर्बिटल और यहां भरा हुआ ऑर्बिटल होगा, तो ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। सही बात है, सही बात है भाई। बैक बॉन्डिंग यानी कि कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में लोन पेयर वाला डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली सीधे जुड़ा होगा, सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड। अब सर यहां सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। सर कंपेयर कैसे कराएंगे, कंपेयर कैसे कराएंगे, बैक बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और बैक बॉन्डिंग अच्छी बात होती है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऐसा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंसी तो है ना। बैक बॉन्डिंग क्या है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंसी तो है ये बैक बॉन्डिंग, है ना, कुछ अलग थोड़ी है। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान से देखो, इसके पास 1 पाई, इसके पास 0 पाई, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, बताइए, बोलिए बोलिए, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, बोलिए। जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं, सही बात है ना, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, यानी कि बैक बॉन्डिंग होने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बीबी से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तो बीबी से स्टेबिलिटी आती है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा, और अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा, समझे बात। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, ये पहला फैक्टर हो गया आपका। सर सेकंड फैक्टर कैसे सोचेंगे, एरोमेटिसिटी। सर ये कैसे लगाते हैं, पता है आपको, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तीसरा फैक्टर कौन सा है आपका, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर का फैक्टर कौन सा है आपका, देखिए मेसोमेरिक। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, समझे। तो ये हो गया आपका मेसोमेरिक से काम। एक काम करूं मैं, इन तीनों को एक साथ ही लिख देता हूं, आपका काम सही हो जाएगा। तीसरा प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली, और माइनस एम माइनस एच और माइनस आई के इनवर्सली, ठीक, ये सोचना है। अब यहां एक एडिशनल पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, एक एडिशनल पॉइंट क्या है, अगर कभी आपको डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन देखना हो तो आप सीधे हाइब्रिडाइजेशन से देख लो, जैसे जैसे ये प्लस कम स्टेबल, आप जानते हो एस कैरेक्टर ज्यादा है तो प्लस चार्ज कम स्टेबल होगा, देखिए। तो कभी अगर आपको ऐसे डायरेक्टली ही दिख जाए तो सीधे सीधे सोच लो, हो सकता है ऐसे सवाल आपको मिल जाए कि भाई सिंगल बॉन्ड पे प्लस है, कहीं डबल बॉन्ड पे प्लस है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन से ही हो जाएगा, है ना। तो ये किससे हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये एक अलग सा फैक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पाए, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक करके चलेंगे। तो पहले आप कार्बोकेटाइन तक पहुंच गए, अब इसके बाद अपन फ्री रेडिकल पे चलेंगे। कार्बोकेटाइन पे पहुंच गया, फ्री रेडिकल पे चलेंगे।
लिख लीजिए पहले उसको आराम आराम से, क्योंकि सवालों में आपको अप्लाई करना है। आज हमको कुछ नहीं करना कह रहे कुछ नहीं करना आज हमको कुछ नहीं करना, बस सवाल करने जो एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्ट सीधे उठ के सवाल आ सकते हैं। कह रहे सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे चेक करेंगे? साइज डिफरेंस। भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे चेक करोगे? साइज डिफरेंस अगर कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ठीक है, कह रहे फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए बेटा। फोर्थ वाले में हाइब्रिडाइजेशन से हुआ है, परसेंटेज एस करेक्टर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है, फिर डबल का, फिर सिंगल का। एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। फ्री रेडिकल का आप यहां लिख लीजिए सेम एस कार्बोकेटाइन। ठीक है, बस यहां कौन सा फैक्टर नहीं लगेगा? एरोमेटिसिटी नहीं लगेगा। तो बीबी, उसके बाद एम, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। सॉरी बीबी भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। बैक बॉन्डिंग में तो लोन पेयर देता है, यहां तो फ्री रेडिकल, बीबी भी हटा दीजिए। तो यहां पर आपका आंसर सीधा आ जाएगा मेसोमेरिक हाइपर इंडक्टिव से। और बाकी ये वाला फैक्टर जो है ये सेम जैसा आपने कार्बोकेटाइन में किया था ये वाला, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, फ्री रेडिकल के पास। फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। देखो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये, तो 8 से तो कम ही है ना। तो सेम कार्बोकेटाइन जैसा ही है पूरा। बस यहां अच्छी बात यह है कि बीबी और एरोमेटिसिटी लगती नहीं है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन्स में एरोमेटिसिटी कहां से हो जाएगी? नहीं होगी ना। और बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर देने की बातें चलती है, तो वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगता। लोन पेयर यानी कि पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ना। ठीक है, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन वाला एज इट इज यही है, परसेंटेज इस कैरेक्टर से हो जाएगा ये। क्लियर है बात? अभी अपने को सवालों में अप्लाई करना है, पहले मैं आपकी थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूं ताकि पीछे का रिवीजन भी हो जाए। ठीक, कार्ब एनाइन की बात कर लीजिए। कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन में क्या लगेगा? बैक बॉन्डिंग लगेगी, और कार्ब एनाइन के बैक बॉन्डिंग को बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है। फिर एरोमेटिसिटी, फिर मेसोमेरिक। हाइपर होता नहीं है कार्ब एनाइन में, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ब एनाइन में होता नहीं है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनना, हम फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप बताइए, बताइए जरा। कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, एकदम सही बात है, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे आइए बताते एक एक करके। चलिए बैक बॉन्डिंग देखिए यहां की बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? कार्ब एनाइन होगा और इसके पास में ऐसा एटम होगा जिसके पास वैकेंट डी होगा। और वैकेंट डी किसके पास होता है पहले बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लो। एटॉमिक नंबर 13 से लेकर 17 और उसके नीचे वाले डी ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक, तो कार्ब एनाइन वैकेंट डी ऑर्बिटल रखे, कार्ब एनाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक एटम हो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, और आप ऐसा देखेंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल के पास लोन पेयर भी होता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने को लोन पेयर से काम नहीं है, अपने को काम किससे? वैकेंट ऑर्बिटल से। ठीक है, सेम वही कहानी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीवी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और ये कैसे कंपेयर कराओगे? साइज डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर पूरा सेम है, दूसरा फैक्टर भी सेम है। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करोगे? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तीसरा फैक्टर इसका उल्टा कर दो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -h, -i, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m, +h और +i। देखिए आप फर्स्ट वाले को देखिए और लास्ट वाले को देखिए, फर्स्ट को देखिए और लास्ट को देखिए, बताइए। फर्स्ट को देखिए और लास्ट को देखिए, पलट गया मामला। जोया का कहना है सर एरोमेटिसिटी फ्री रेडिकल में क्यों नहीं होती है? तो तुम खुद सोचो ना, सोचो ए बेटा, सोचो ना, फ्री रेडिकल में एरोमेटिसिटी क्यों नहीं हो सकती? ये आप बताइए ना मुझे।
आप कोई चीज अगर पूछते हैं, थोड़ा सा दिमाग में विचार करें उसका, तो आपका आंसर खुद आ जाएगा। कंडीशन सोचिए एरोमेटिसिटी की, सोचिए। सोचिए सोचिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है, पहले ये बताओ तुम। बोलो, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, मुझे बताइए एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कभी ऑड होते हैं क्या? नहीं होते ना। अरे ऑड इलेक्ट्रॉन कहां से हो गया एरोमेटिसिटी में? एरोमेटिसिटी पढ़ के आओ ना फिर। ठीक, आइए, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं कार्बन आयन में हाइब्रिडाइजेशन लगाना चाहूं तो क्या होगा? इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? बताइए। हाँ, हकल, एकदम सही, हकल्स रूल लगता है ना उसमें, तो 4n+2 होते हैं। चलिए आइए, कार्ब एनाइन में स्टेबिलिटी का आंसर पता क्या आ जाएगा? उल्टा। क्यों? परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अब की बार नेगेटिव स्टेबल मेरे यार। सही बात है, नेगेटिव स्टेबल होगा। क्या आप ये बात समझ पाए? अब इन्हीं सब पैरामीटर से रिलेटेड ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सीधे सवाल आएगा इसका, सीधा सवाल आएगा इसका, सीधा सवाल आएगा। अगर स्टेबिलिटी से मतलब इंटरमीडिएट का सवाल कोई आपको मिलता है, अगर आना होगा तो इसी में ही कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, चले फिर आगे। आपने ये वाली बात मेरे से नहीं पूछी कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगा रहे हो मालिक कार्बन आयन में। बेटा कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, ध्यान सुनना। कई लोग कह रहे हैं सर -H, ऐसा नहीं है भाई, पगले बने नहीं। मुझे बताओ, क्या कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, आप बोलोगे होता है। तो भाई साहब, कार्बन आयन डायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है थ्रू बेंजीन। देखिए 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 बेटा, -H कहां से आ गया? पगला गए होगा, कार्बन आयन में कहां से -H आता है? कुछ भी। बेटा रिवीजन की बहुत कमी लग रही है मुझे। अरे यार +H और -H तो ये होता है, इसमें थोड़ी कार्बन आयन होता है। अरे भैया, ये आपका +H है और ये आपका -H है, CCl3 आ जाए या CH3 लिख दो, यहां थोड़ी कार्बन आयन है। कुछ भी अपने मुंह से कुछ निकालना है मतलब है अपने मुंह से कुछ भी निकालना है भाई। +H और -H में चार्ज वगैरह नहीं होते भाई, ये मिथाइल और CH3 की वजह से होता है ये +H -H, कुछ भी बोलना है मतलब है। आइए जरा मुझे बताइए, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों लग रहा है? यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है ड्यू टू बेंजीन। भाई ये CH3 के 3 अल्फा H इस बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ तो खेलते हैं ना, ये तो आप जानते ही हो, ये आप जानते हो भाई। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में लग सकता है, लेकिन बेंजीन के थ्रू लग रहा है। मतलब बेंजीन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रही है। इसलिए मैंने वहां जो लिखा है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन H इफेक्ट, पीछे जो लिखा है वो इसलिए लिखा है। ये जो H इफेक्ट है ना, एक्चुअल में H इफेक्ट कार्बन आयन का नहीं है, कार्बन आयन के अंदर जो बेंजीन है उसका है। ठीक है, अब ये मुंह खोल के मत बोल देना कि सर -H नहीं है, ये +H ही है, ये -H नहीं +H ही है, क्योंकि ये कर रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है,